बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास दो तरह के होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज में आपके पास वो रिसोर्सेज आ जाते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते, जो बार बार रिसाइकल हो सकते हैं। एग्जॉस्टेबल के अंदर वो हैं जिनको आप यूज़ करो तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या है? द रिसोर्सेज विच आर वास्ट एंड कैन नॉट बी फिनिश्ड आर कॉल्ड द इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। इसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं सोलर एनर्जी की, फॉलिंग वाटर जिसको आप हाइड्रो पावर कहते हो, विंड, ओशन, थर्मल ग्रेडियंट, वेव्स, टाइड्स, करंट्स, वाटर करंट्स, जियोथर्मल एंड बायोमासेस। अच्छा, जो एग्जॉस्टेबल हैं, द रिसोर्सेज विच आर लाइकली टू बी डिप्लीटेड आर कॉल्ड द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। जो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि फॉसल फ्यूल्स, कोयला हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस वगैरह, आप इनको यूज़ करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता रिसोर्सेज ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो हम वन बाय वन डिफरेंट रिसोर्सेज को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉसल्स फ्यूल की। फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द पास्ट which become buried due to the environmental hazards and were fossilized in deeper layers of the earth and sea। हज़ारों साल पहले जो जानवर मर गए, हज़ारों साल पहले जो प्लांट्स ख़त्म हो गए और उनकी वो ज़मीन के नीचे दब गए या ओशन के नीचे दब गए और उनके ऊपर केमिकल प्रोसेस हुआ, बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ और उसके नतीजे में वो फॉसल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। तो फॉसल फ्यूल्स में हमारे पास कोल आता है, पेट्रोलियम आता है और नेचुरल गैस आती है, जिनको हम एनर्जी सोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 95% of our daily energy requirements are met with these resources। हम 95% अपनी ज़रूरियात इन्हीं रिसोर्सेज से पूरा कर रहे हैं, यानी हम इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। पाकिस्तान हैज़ रिजर्वायर्स फॉर गैस, ऑयल एंड कोल। अच्छा, एक्सटेंसिव ड्रिलिंग फॉर ऑयल इज़ बीइंग कैरिड आउट इन वेरियस रीजन ऑफ पाकिस्तान। हम पेट्रोलियम निकालने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से। फॉसल फ्यूल्स आर प्रेजेंट इन अर्थ इन फिक्स्ड एंड लिमिटेड क्वांटिटीज़ एंड दे विल एग्जॉस्ट सूनर और लेटर अफेक्टिंग द स्टैंडर्ड एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द फ्यूचर सिटीज़न। क्योंकि हमारा इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारी लाइफ स्टाइल के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो 95% ज़रूरतें हैं वो इन्हीं फॉसल फ्यूल से हम पूरी कर रहे हैं। दस this source should be used properly and search for other source of energy be also carried out। तो फिर हमें अपने दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज को देखना चाहिए, जैसे हम हाइड्रो पावर्स को इस्तेमाल करें, हम विंड एनर्जी को इस्तेमाल करें अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के। यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है जिसमें आपको दिखाया हुआ है कि फॉसल फ्यूल्स बनते कैसे हैं। डेड प्लांट्स पे जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है तो सबसे पहले जो चीज़ बनती है पीट लिग्नाइट में कन्वर्ट और लिग्नाइट कोल में। जब हम कोल को बर्निंग करते हैं, कोल को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आफ्टर द बर्निंग प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ऐश बनती है यानी राख बनती है और उसके नतीजे में कुछ स्मोक प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब आपके पास है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी जब हम पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, पानी को हम एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रेन इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स विच गेट इट्स एनर्जी इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। Rain is that fall on high areas such as mountain possess large amount of gravitational potential energy। जब वो माउंटेन्स के ऊपर गिरती है, बारिश होती है, तो बारिश ऐसे जब नीचे की तरफ आती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस पोटेंशियल एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। As rain water falls, it gains speed and its kinetic energy increases। The kinetic energy of falling water is harnessed to turn turbines fixed at the base of the dams। अब जो डैम्स बनाए जाते हैं उनकी बेस के ऊपर टरबाइंस लगी हुई होती हैं। जैसे ही बारिश का पानी नीचे की तरफ आता है, वहाँ पर जो ऐसे टरबाइंस होती हैं, बारिश का पानी टरबाइंस के ऊपर गिरता है, टरबाइंस घूमने लग जाती हैं। टरबाइंस जो हैं वो आगे जनरेटर के साथ अटैच हुई होती हैं। जनरेटर जब चलता है तो बिजली पैदा होना शुरू हो जाती है। द टर्निंग टरबाइंस विल देन ड्राइव जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ नॉन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ द चीपेस्ट एंड नॉन पोल्यूटेड सोर्स। चीपेस्ट क्यों है? क्योंकि इधर बारिश का पानी इस्तेमाल हो रहा है, इधर आपको कोई जो है एनर्जी का रिसोर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा और इसमें किसी भी किस्म की कोई पोल्यूशन नहीं है। विच मैन मस्ट एक्सप्लोर मोर फॉर इट्स बेनिफिट एंड फॉर मेकिंग इन्वायरमेंट सेफ़। तो मतलब वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस एनर्जी सोर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। टाइडल पावर। टाइड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाइड्स क्या हैं। टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं चाँद के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से।
रात के टाइम जैसे ही चाँद निकलता है तो समंदरों के ऊपर चाँद का ग्रेविटेशन पुल पैदा होता है और समंदर का जो पानी है वो लहरों की शक्ल में ऊपर की तरफ उठता है, चाँद की तरफ रुख करता है, उसको हम कहते होते हैं टाइड्स। टाइड से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जब टाइड्स ऊपर की तरफ उठती हैं तो फिर उतने ही प्रेशर से वो नीचे की तरफ आती हैं। जब नीचे आती हैं तो वहाँ से फिर उनसे टरबाइन भी चलाई जा सकती है और जनरेटर भी ऑन किया जा सकता है। टाइड्स आर मेनली कॉज बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून टू अ लेसर एक्सटेंट एंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन ऑन वाटर इन सी एंड ओशन। तो सूरज की वजह से भी ग्रेविटेशनल पुल प्रोड्यूस हो सकता है और मून की वजह से भी ग्रेविटेशनल पुल जो है प्रोड्यूस हो सकता है। द चेंजिंग टाइड्स ड्राइव वाटर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लैंड। The difference in height of the water at high and low tides is made used in a tidal power station to generate electricity। तो जहाँ पर टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं उस एरिया में टाइडल पावर्स स्टेशंस बना लिए जाते हैं, वहाँ पर फिर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं इन टाइड्स की हाइट के डिफरेंस के अकॉर्डिंग। अ टाइडल पावर स्टेशन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग बैरियर कॉल्ड अ टाइडल बैरेज। द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द बैरेज टर्न इट्स टरबाइन। तो पानी जब आता है नीचे की तरफ वापस आता है तो उससे टरबाइन चलते हैं, विच इन टर्न डिराइव द जनरेटर्स टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। फिर उससे उसी तरह से टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर चलाए जाते हैं, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। नेक्स्ट वी हैव विंड पावर, हवा की मदद से बिजली को पैदा करना। ये आमतौर पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एरियाज़ में जो बहुत खुले खुले एरियाज़ हैं या फिर जो मैदानी इलाके हैं या डेजर्ट्स टाइप के होते हैं वहाँ पर विंड स्टेशंस बने हुए होते हैं इस तरह से, और इस तरह से करके ना उस पर फैंस लगे हुए होते हैं। जब हवा चलती है तो ये फ़ैन मूव करते हैं। फ़ैन की मूव करने की मदद से यहाँ पर जो जनरेटर लगा हुआ होता है, जनरेटर ऑन हो जाता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। हम देखते हैं इसमें हमें क्या बता रहे हैं। विंड इज़ मूविंग एयर इट कॉज बाय सन हीटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस अनइवनली। तो सूरज की हीटिंग से ना जो हवा है वो गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ के चली जाती है और उसकी जगह जो है वो पीछे से ठंडी हवा ले लेती है। फिर इस तरह से हवा मुसलसल चलती रहती है। एज वार्म एयर राइज कूलर एयर फ्लो एज विंड टू टेक इट्स प्लेस। डिफरेंट टेम्परेचर एट डिफरेंट प्लेसेस हैव क्रिएटेड वेरियस हाई एंड लो प्रेशर रीजन। अब मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ टेम्परेचर होता है, वहाँ पर उस टेम्परेचर के हिसाब से हमारे पास लो प्रेशर विंड्स और हाई प्रेशर विंड जो है प्रोड्यूस हो रही होती हैं। विंड ब्लो फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो क्या होता है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है जहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है, और जहाँ पर थोड़ा मौसम ठंडा होता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हवा उस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हुई आती है। मॉडर्न विंड मिल्स और विंड टर्बाइंस हार्नेस द विंड एनर्जी टू डिराइव जनरेटर्स विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विंड इटसेल्फ कॉज नथिंग एंड डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। तो ये भी आपके पास पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है। ऑल द विंड विल्स स्टॉप वर्किंग व्हेन द विंड स्टॉप ब्लोइंग। तो वो कहते हैं कि अगर हवा रुक जाए तो फिर विंड मिल्स भी जो है वो अपना काम करना रोक देती हैं, क्योंकि ये टोटल जो है वो आपकी हवा के ऊपर मुनहसर होती हैं। जब तक हवा चलती रहेगी विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी, हवा बंद हो जाएगी तो विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है। फॉर विंड मिल टू वर्क efficiently they have to be built in large number at different location with strong and steady winds for continuous supply of electricity, electric और मैकेनिकल एनर्जी। तो करना ही होता है कि फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा विंड स्टेशंस बनाते हैं और स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर बनाते हैं और ऐसे लोकेशन पर बनाए जाते हैं जहाँ पर मुसलसल हवा चल रही होती है, ताकि हम कॉन्टीन्यूस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकें। नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूल बाय न्यूक्लियर फिशन। ये आप लोगों ने फिजिक्स में ही पढ़ा हुआ है, फिशन रिएक्शन। तो जब एक एटम टूटता है तो उसमें से आपने पढ़ा न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, कुछ एनर्जी निकलती है, वो न्यूट्रॉन्स फिर अगले एटम को जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको फिर ब्रेक करते हैं और इस तरह से मुसलसल एनर्जी पैदा होती रहती है। उस एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फिशन विच टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यानी ये सारा का सारा रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है। ये हार्मफुल रिएक्शन, आप इसको खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकते हैं। द हीट एनर्जी इज़ देन यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। अब इस न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हम बॉयलर्स में वाटर को बॉयल करते हैं। वाटर बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम आपको पता है प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ उठती है, वहाँ पर हमने टरबाइंस लगाई हुई होती हैं। स्टीम के प्रेशर से टरबाइंस चलती हैं, टरबाइन से जनरेटर चलते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन डज नॉट प्रोड्यूस वेस्ट गैसेज विच पोल्यूट द एयर अनलाइक दोज यूजिंग फॉसिल फ्यूल। तो इससे ना एयर पोल्यूशन होने का या वाटर पोल्यूशन होने का ख़तरा नहीं होता। हाँ, ये यूँ है कि वहाँ पर काम करने वालों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 साल के बाद उसको मुकम्मल तौर पे
बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रेडिएशन पोल्यूशन होने का ख़तरा होता है, ये बहुत ख़तरनाक होती है। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस जब तक होते रहते हैं तो उस पावर स्टेशन की दीवारों के अंदर भी जो है ना मतलब न्यूक्लियर एनर्जी सेव हो चुकी होती है। तो 30 और वहाँ पर काम करने वालों के स्पेसिफ़िक जो हैं वो ड्रेसेस होते हैं, उनको पहनकर वो काम करते हैं। आप आम हालात में उधर काम नहीं कर सकते, यानी एक हद तक ये ख़तरनाक है। लेकिन उससे जो एनर्जी पैदा होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी पैदा होती है और एज सच पोल्यूशन कॉज नहीं कर रही होती है। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी को हम वोल्केनोस, हॉट स्प्रिंग्स और गीज़र्स की मदद से हासिल कर सकते हैं। वोल्केनोस, हॉट स्प्रिंग्स एंड geysers gas spring that thrown a jet of hot water or steam into the air or irregular intervals allow the escape of hot substances from inside of the earth। आप वोल्केनोस कहते हैं आतिशफ़िशा, जब लावा फटता है तो उसमें से बहुत हीट प्रोड्यूस होती है और जो हॉट सब्सटेंसेस है वो बाहर की तरफ निकलते हैं। इसी तरह से हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो गए, ये गीज़र्स हो गए, पानी ज़मीन को फाड़ कर एकदम से बाहर निकल आना गर्म पानी का, तो उधर से हम हीट एनर्जी पैदा कर सकते हैं। द नेचुरल हीट एनर्जी ट्रैप्ड अंडरग्राउंड इज़ कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी। तो वो एनर्जी जो इन तीनों चीज़ों की शक्ल में बाहर निकल रही है और ज़मीन के अंदर ट्रैप हुई थी, उसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। हॉट वाटर और स्टीम कैरिंग जियोथर्मल एनर्जी कम अप टू द सरफेस इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सच एज न्यूजीलैंड एंड आइसलैंड। तो ये न्यूजीलैंड और आइसलैंड के अंदर हम देखते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी जो है वो ज़मीन से बाहर आ जाती है। जियोथर्मल एनर्जी इज़ फ्री एंड कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। साइट्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी आर यूजुअली लोकेटेड इन एरिया फॉर अवे फ्रॉम देयर कंज्यूमर्स। इट बिकम्स इम्प्रैक्टिकल टू गेट जियोथर्मल एनर्जी एट दिस साइट। तो आमतौर पे जियोथर्मल एनर्जी जो है वो पॉपुलेशन वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ से दूर होती है, तो वहाँ से उसको फिर एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल होता है। फर्दर मोर हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज बोरोन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर ऑल्सो रिलीज टुगेदर विद द हॉट वाटर और स्टीम। तो हम कह सकते हैं कि ये कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रोसेस नहीं है, हाँ, लेकिन आप इससे कुछ ना कुछ हद तक फ़ायदा उठा सकते हो। सॉलिड वेस्ट जैसे कि ट्रैश हो गए, पेपर, ऑर्गेनिक मैन्योर, प्लास्टिक्स मटेरियल, केन्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हैं ये सारे के सारे सॉलिड वेस्ट में आ जाते हैं। इनको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो बाय हाइड्रोजनेशन, बाय पायरोलिसिस यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और बाय कन्वर्जन, बायो कन्वर्जन कैन प्रोवाइड ऑयल एंड गैसेज। हाइड्रोजनरेशन पायरोलिसिस प्रोसेस आर सिमिलर टू दोज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू सिंथेटिक ऑयल एंड गैस, जिसको आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हम इसमें से अपनी फ़ायदे की चीज़ों को निकाल सकते हैं। बायो कन्वर्जन क्या है? इट इज़ द डाइजेशन ऑफ वेस्ट बाय बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन। मीथेन को फिर आपको पता है नेचुरल गैस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे सामने क्या क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं सॉलिड वेस्ट को इस्तेमाल करने में, क्योंकि हम उनको जलाते हैं, जलाने के बाद हम उससे एनर्जी हासिल करते हैं, तो उससे आप सल्फ़र प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा अगर इसकी सॉलिड वेस्ट को हम डायरेक्ट पानी में डाल दें तो पोल्यूटेड वाटर हो जाता है। डिस्पोजल ऑफ ऑर्गेनिक स्लग प्रोड्यूसिंग बायो कन्वर्जन, और जब हम बायो कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो उसके बाद बायो कन्वर्जन के बाद जो है आपके पास ऑर्गेनिक स्लग बन जाता है, तो इस तरह से पोल्यूशन कॉज हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव ओशन थर्मल ग्रेडियंट। हम समंदर के अंदर अगर हम बात करें तो समंदर की डिफरेंट लेयर्स का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। अपर लेयर का टेम्परेचर जो है वो अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं और फ्यू 100 मीटर तक जाते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी जैसे जैसे आप समंदर की तह में जाते हो टेम्परेचर जो है वो लो होना शुरू हो जाता है। इस डिफरेंस को फिर इस्तेमाल किया जा सकता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। दिस डेवलप एन ओशन थर्मल ग्रेडियंट एंड हीट इज़ कंडक्टेड फ्रॉम रीजन ऑफ हाई टू लो टेम्परेचर, यानी ऊपर से फिर नीचे की तरफ हीट जाती है। मैन हैज़ डेवलप द टेक्नोलॉजी टू यूज़ द थर्मल ग्रेडियंट टू डिराइव अ टर्बाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बट दिस में ऑल्सो डिस्टर्ब द मैरीन इकोसिस्टम। यानी वो ये वाला प्रोसेस जो है वो मैरीन लाइफ को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। उसमें मौजूद मछलियाँ, जानवर वगैरह जो भी उनको नुकसान हो सकता है। एनर्जी कंजर्वेशन, तो अब हमारे पास जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं जितने भी हैं उनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, उनको वाइजली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसको ऐसे यूज़ ना करें तो ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। द एनर्जी सोर्सेज ऑन अर्थ आर लिमिटेड, हैंस देयर इज़ नीड फॉर अस टू हैव बैलेंस एंड प्लान्ड यूज़ ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। हेयर आर सम वेज इन विच वी कैन सेव एनर्जी। कौन कौन से तरीके हैं? डेवलप एंड यूज़ एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स, इंजन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो ऐसे मशीन्स बनाएं जो कम से कम एनर्जी को इस्तेमाल करें। रिड्यूस वेस्टेज बाय रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के प्रोसेस को अडॉप्ट करें ताकि चीज़ों को वेस्ट ना
होने दें। ड्राइव लेस, वॉक एंड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करें। अगर सफ़र दूर है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें। स्विच ऑफ लाइट्स एंड इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस व्हेन दे आर नॉट इन यूज। मिनिमाइज़ द यूज़ ऑफ एयर कंडीशनर। तो इन तरीक़ों से हम अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में आपको जो प्रॉब्लम हो तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करें, और पीछे भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उसको देखें, आप समझें और चीज़ों को गो थ्रू करें और हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।